इंग्लिश मिक्स कर लाइव हो चुके हैं हम लोग, अभी लाइव है। ओके तो स्टार्ट। हाँ, दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, नमस्ते टू ऑल द प्रिजनर्स ऑफ ग्रेविटी। वो भी जितने भी लोग इस पूरे प्लैनेट पे रह रहे हैं। तो आज के लाइव स्ट्रीम में अर्थ डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी 58th अर्थ डे। और कंटिन्यू करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें अब जैसे कि शुरुआत करेंगे हम इस लाइव स्ट्रीम के नाम से, जो कि हमारा लाइव स्ट्रीम है। इट इज़ कॉल्ड प्रकृति, एंड वी ऑल नो दैट प्रकृति इज़ यूज्ड फॉर नेचर। सो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि टुनाइट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेचर, एनवायरनमेंट and also Earth Day. So this Earth Day, this 22nd April 2020 has a very unique theme in which everyone is actually celebrating Earth Day to inculcate and to actually start a trend to contribute to actions and to reduce the climatic change, or to bring about a change in the way that we think, we do things, and also it is actually to revolutionize our lifestyle. So in continuation, I would like to introduce my colleague Mr. Virendra, who will be actually accompanying me in this live stream. And hello Virendra. हेलो हेलो एवरीवन, सो नाइस टू बी हियर। आप सबके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग, जैसे कि अंकित ने ऑलरेडी बताया, कि हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के वाले हैं। बहुत सारे इश्यूज जो प्रेसिंग इश्यूज इस समय हमारे साथ चल रहे हैं, तो हम उन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। और थैंक यू अंकित, मुझे यू कैन कंटिन्यू। So basically we will be talking about climatic change, climate actions, and also how we contribute and change the situation that we have in this on this planet. Because किसी ने बहुत ही अच्छे से बोला है कि there is no planet B. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। There are a lot of extraterrestrial search going on for different space organizations in different space programs, but अभी तक हमें कोई अर्थ का ऑप्शन नहीं मिला कि हम कहीं यहाँ से लेट्स इमेजिन कि कल को चल के यहाँ पे पानी ख़त्म हो जाए, तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ वार्निंग कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे एवरीवन should be aware and should actually take the responsibility to protect the। और जी जी। ये क्लाइमेट एक्शन है क्या, क्लाइमेट चेंज है क्या, और हमें इतना मतलब इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जगह, यही हर डिस्कशन का पार्ट है। लास्ट मुझे याद है कि we were not having issues related to climate or global warming or any kind of these things. I guess 10 years ago there was nothing like climatic change or global warming. तो इन 10 सालों में ऐसा हुआ क्या, ऐसा हमने किया क्या कि हम आज उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें अल्टरनेट कुछ ना कुछ ढूंढ के रखना है। अब ये जाहिर सी बात है कि यहाँ इस प्लैनेट को छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो दूसरे प्लैनेट का जो सर्च है वो तो भले ही चलता रहे, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, तो वो तो ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं इन सब चीज़ों के कारण, उन सबको ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं या कम करना शुरू कर सकते हैं, अगर सब लोग अपना अपना पार्ट अच्छे ढंग से कर रहे हों तो। अब मैं शुरू करूँगा वहाँ से जहाँ से एक्चुअली अर्थ डे की सेलिब्रेशन शुरू होती है। तो दिस अर्थ डे
is the 58th, is actually completing the 50 years of अर्थ डे सेलिब्रेशन. तो जब से ये शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज़ें टी में और कम्युनिटी में ट्रांसमिट या प्रोपगेट करने के लिए मिशन होता है अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन का. यू कैन एक्चुअली चेक ऑल द डिटेल्स ऑन देयर वेबसाइट earthday.org, जो हर बार इनके अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग दे एक्चुअली पब्लिश रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट टू ऑफ पार्टिसिपेशन कि आप, मैं और बाकी सबको अवेयर कर पाएँ और उस सिचुएशन पे आ पाएँ जहाँ पे सबको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होगी कि हमारे यहाँ या फिर आने वाली जनरेशन के लिए कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स ख़त्म ना हो जाए, जिसमें से एक हमारा ये नेचर भी है. और का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पार्ट है क्लाइमेट. एंड दिस क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा अभी डिस्कशन में रहा था पिछले महीनों, अगर याद हो वीरेंद्र तुम्हें, कि ग्रेटा थनबर्ग हमने बहुत ही सुन रखा था. हर जगह एक ही नाम जो ट्रेंड कर रहा था आज से 2-3 महीने पहले. ये ग्रेटा थनबर्ग है क्या? तो एक्चुअली ये जो एनवायरनमेंटल ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, ये इतने ज़्यादा आजकल क्या कह सकते हैं, इतना हाइप क्यों क्रिएट हो रखा है एनवायरनमेंट को लेके ग्लोबल? क्योंकि कंडीशंस एक्चुअली बद से बदतर होती जा रही हैं. बिल्कुल. और चाहे पोल्यूशन हो या फिर कोई भी दूसरी इम्पैक्ट कर रही है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है. एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इम्पैक्टिंग नेचर, इम्पैक्टिंग एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्टिंग क्लाइमेट. सो वील स्टार्ट by talking the climate change and what is actually this climate action or climate change. So if I am talking about I would like to mention that the United Nations for Sustainable Development Goals has actually identified 17 golden goals every nation needs to fulfill before becoming what to say 100% sustainable economy. तो अभी what we have studied for sustainable development is goal which is climate action, and this climate action is basically okay. Just 1 second, I guess my internet connection is having some issue. I guess I'll resolve it soon. Okay, I have the connection, but I was mentioning about United Nations goals. So ये 13th goal है climate action, and what it defines is climate action is everything that you do to combat change and its impacts. So basically the actions which leads to the change in climate and its impacts. So basically this is climate action. और ये एक्शंस, ये सारे के सारे एक्शंस ये हैं क्या? तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कर सकते हैं. और क्लाइमेट चेंज है क्या? तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली ये वो थ्रेट है हमारे प्लैनेट को जो कि हम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अनवांटेडली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा रूडली जो क्लाइमेट चेंज है, इसको ये ऐसा थ्रेट है जो इग्नोर भी कर रहे हैं और इसको लेके काफ़ी डरे हुए भी हैं, लेकिन हाँ इग्नोर ज़रूर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, जिसका इफ़ेक्ट जो है ये तभी ख़त्म हो सकता है जब हम अभी से शुरुआत करें. क्योंकि अभी तो राइट नाउ द कंडीशन इज़ सर्वाइवेबल, लोग ज़िंदा रह रहे हैं, लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें 2050 या 20 करें, तो देयर आर सो मैनी डेटा एंड सर्वेज दैट सेज कि इतनी सारे चीज़ें हैं या इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो कल को जाके ख़त्म हो सकते हैं. तो अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन सब के ख़त्म होने से अगर थ्रेट हो सकता है, ऐसी चीज़ जिससे कि
उन नेचुरल रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है हमारी, या फिर वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, उसमें क्लाइमेट है। तो अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इम्प्रूव कर, तो फिर और मैं दोबारा मेंशन करूँगा कि हमारे पास कोई दूसरा प्लैनेट भी नहीं है। तो इन सारी या फिर इन सारे चेंजेस के लिए जो नेसेसिटी है या फिर जो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारे जो स्टेप्स हैं आज के स्ट्रीम में हम डिस्कस करेंगे। आप, मैं अपने एंड से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, व्हाट एक्शंस यू कैन टेक टू एक्चुअली चेंज द क्लाइमेट और द एडवर्स इफेक्ट्स दैट इज़ गोइंग ऑन द प्लैनेट। तो उन सब की बात करेंगे। और आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक्चुअली सबको बताना चाहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ बेसिकली हैपनिंग ओनली ड्यू टू ह्यूमन, और सिर्फ हमारे कारण हो रहा है ये। और जब ये हमारे कारण हो रहा है तो इसको रोकना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। हमने इतनी सारी चीज़ें सुन रखी हैं, देख रखी हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में लेकर आओ। मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पे सीखते हैं, सिखाता है हमें, या फिर स्कूल एजुकेशन हमें सिखा रहा होता है। तो इन सब में हमने ये ज़रूर नोटिस किया होता है कि चाहे वो किसी भी तरह का रिवोल्यूशन हो, अगर वो रिवोल्यूशन लेकर आना है या फिर हमें चीज़ों को ठीक करना है, फिटमेंट और इम्प्रूवमेंट, तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एंड दैट एक्सप्लोरेशन लीड्स टू सम एडवांसमेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये एडवांसमेंट्स, अगर इफ़ वी वांट टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इफ़ वी कंडीशंस सारी ठीक हों, तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और ये सॉल्यूशंस होंगे वो सारे सॉल्यूशंस जो हम नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये नई चीज़ें इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से पहले डेवलप करने में टाइम लगेगा। हम जो भी आइडियाज़ लाने वाले हैं या फिर जो भी नई इम्प्लीमेंटेशंस हैं उसमें टाइम लगता है। अब इस टाइम को कम करना, और क्योंकि इस ड्यूरेशन में जब तक नई चीज़ें आएंगी, या फिर मान लिया कि कल को अगर ऑक्सीजन बहुत कम है और CO2 का परसेंटेज बढ़ गया है, प्यूरीफायर्स लगा रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स के साइज़ के एयर प्यूरीफायर्स लगाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं किसी एक कंपाउंड को ऑक्सीजन में। तो उसमें हमें टाइम लगेगा उस टेक्नोलॉजी पे आने में, और तब तक हम कंडीशंस अगर सुधार, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, उन सारे एक्शंस को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हमसे ये चीज़ें हो सकती हैं ठीक, राइट? या बिल्कुल अंकित। तो अब यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, जो व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, आप सबको लगता होगा कि अगर ये सारी नेसेसरी चीज़ें जो हमें अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को बचाने में, हम जो चीज़ें, उसका एक वास्ट स्फेयर भी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या कवर हो रहा है। मतलब हम सिर्फ इसकी बात ना कर रहे हो कि क्लाइमेट को ठीक करना है, उससे रिलेटेड आप पेड़ लगाओ, ये करो, वो करो, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो रहे होंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी सोल्यूशन जहाँ पे आप इस बात पे आ रहे हो कि आपको सॉल्यूशंस देने हैं क्लाइमेट को लेकर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि रिसोर्सेज जिसको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, सही है? उसमें अब ह्यूमन, अब चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी तीसरी चीज़ जो कि एज रिसोर्स उसमें यूज़ होने वाली है टू प्रोटेक्ट एंड टू चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अब यहाँ पे लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम ये सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं प्लैनेट को बचाने के लिए, तो उससे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉडर्नाइजेशन के लिए नए कंसेप्ट्स आएंगे, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया स्कोप मिलेगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को अगर किनारे रखें
तो बहुत ही मेजर चीज़ जो कि इसमें रोल प्ले करती है वो ये है कि इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। बिल्कुल। अगर ये शुरू हुई है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ढेर सारी चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होगा, नए लोग अपॉइंट होंगे। ठीक है, तो एक सोल्यूशन से हमें ढेर सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। तो क्लाइमेटिक चेंज के लिए हमें जो स्टेप्स लेने हैं और बहुत ही अजीब सा फिगर है जो कि देख के आपको आइडिया लगेगा कि हम डे टू डे लाइफ में इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, ध्यान नहीं, बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं और आप अपने कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उस लेवल को एक्चुअली क्रॉस करके नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंकित। तो उस पे आएंगे और मैं एक्चुअली कुछ डेटा वीरेंद्र को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यू कैन शेयर द ऑल दोज एडवर्स इफेक्ट्स जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण चुका है, अभी आने वाला है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि जो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित। तो थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया कि मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ डेटा और कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या कहाँ तक हम रिस्पॉन्सिबल हैं और कहाँ तक हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस चीज को रिवर्स करने में, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं हमारे में या अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो टीच-इन हम आज होस्ट कर रहे हैं ये एक तरीके से थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि ये टीच-इन इवेंट्स अर्थ डे पे पूरे वर्ल्ड वाइड गैदरिंग होती है लोगों की, थाउजेंड्स एंड टाइम्स इवन लैक्स ऑफ पीपल दे गैदर टुगेदर एंड दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकती हैं इमीडिएट हमारे क्लाइमेट में। बट इस साल क्या है कि हम गैदरिंग नहीं कर सकते, वी आर गोइंग थ्रू समथिंग विच इज नॉट अलाउइंग अस टू डू इट लाइक वी डू इट एवरी ईयर। तो इस साल का जो अर्थ डे है हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि पैंडेमिक के थ्रू हम अभी गुजर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज, बल्कि इस पैंडेमिक को भी हमारे पास दो प्रॉब्लम्स इस समय एक साथ हैं, तो हमारे लिए चैलेंज भी उतना बड़ा है। बट हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा चैलेंज है, और हर वो इंसान जानता है कि जितनी बड़ी चैलेंज आपके सामने होता है और उतना ही अगर आप इंथुजियास्टिकली उसको होते हो तो जितना बड़ा चैलेंज है उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस भी होती है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूंगा कि हमें बिल्कुल भी निराश नहीं, हमें हमेशा ये सोच के रखना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम बहुत कुछ करेंगे और हम बहुत कुछ कर रहे भी हैं। तो मैं करना चाहूंगा इन चीजों से लेके कि देखो, क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अबाउट वन थिंग, सिर्फ एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज क्लाइमेट को नहीं इम्पैक्ट करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, और मैं धीरे धीरे करके अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, अपनी ऑडियंस, ताकि हमें भी मतलब आराम से धीरे धीरे एक ही बार में झटका ना लगे कि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो पहली बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं, जो शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स हैं और जिनकी वजह से हमारे फूड प्रोडक्शन और बाकी बहुत सारी चीजों में इफेक्ट आने वाला है या इफेक्ट आ सकता है। हमारे राइजिंग सी लेवल्स हैं जो कि फ्लडिंग का थ्रेट हमारे लिए पोज करते हैं, और जो सबसे बड़ा नाम आता है जब भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग, और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने ग्लोबल वार्मिंग शब्द ना सुना हो या उसे ना पता हो कि ग्लोबल है। सही बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन जो कि मानते हैं, जो कि साइंटिफिकली कहा जाता है, वो है ग्रीन हाउस। और ग्रीन हाउस गैसेस मैं बता दूं कि हमारे होने से पहले भी, जब ह्यूमंस नहीं थे तब भी ग्रीन हाउस गैसेस एग्जिस्ट करती थी नेचर में, और ये नेचुरली क्या करेंगी, हम नहीं होंगे तब भी, और ये इनका एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी भी है हमारे लिए अंकित। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे जो सन की रेज आती हैं, जो एंटर करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये उस हीट को ट्रैप करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर को जीने लायक बनाती है, मतलब गर्मी प्रोड्यूस करती है उसके एटमॉस्फेयर में, विच इज वेरी मच नेसेसरी, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म बना रहे। ओके, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारी वजह से नहीं, ये नेचुरली भी है। और बट अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती ही चली जा रही है?
तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेके 2000 we have increased the amount of carbon dioxide by 50%. 50%. That is one just by a factor of 1.5. So that is a drastic thing, And carbon dioxide is a major component. It's one of the most major gas which is included in the. There are other gases also like chlorofluorocarbons, methane, which are produced by I think centuries, पूरी centuries में we will not be able to have summer ice. जो summer में ice पिघल, there are other things also जिसमें हमारी life depend करती है, but predominantly it depends on having a good quality of water and having a lot of oxygen to breathe, because without oxygen, we all know that we cannot live. एंड अर्थ पे ऑक्सीजन आती कहाँ से है? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंट्रीगिंग सी चीज है जो कि हमारे व्यूअर्स को तक पहुंचनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कि ये बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ऑक्सीजन ब्रीथ करता है, और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे हो रही है होना चाहिए। तो जब हमारे अर्थ में ओशंस बने थे, हमारा अब ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा अर्थ का 70% ओशन से कवर्ड है। दैट इज 71% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम ऑन सरफेस एरिया इज कवर्ड अंडर ओशन। एंड ओशन बेड में या ओशन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं विच आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। तो दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। तो जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, वी ओwe it to those माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are living in ocean। और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है कि हमारे ओशंस का भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, और अगर हमारा ओशंस का राइज है वो अनकंट्रोलेबल हो गया या बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सबसे पहली चीज जो ओशंस में डाई होगी, जो मरेगी, जो इफेक्टिव नहीं रह जाएगी, वो ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स है who are responsible for making up all the oxygen। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है सभी के लिए कि हम ये जितने भी एक्शन है जिनकी वजह से ये इंक्रीज हो रही है ग्लोबल वार्मिंग में, तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ओशंस के टेम्परेचर पे, और ओशंस के टेम्परेचर इम्पैक्ट पड़ेगा फाइटोप्लैंक्टन्स पे, जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। तो ये सब कुछ चीजें इतनी कनेक्टेड है ना आपस में, ये वेब में से अगर एक भी चीज अगर हम निकाल देते हैं इस वेब से, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी का पूरी फूड चेन, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर इंसान ये बात समझता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मैसेज था जो मैं पहुंचाना चाहता था कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर द वंस फॉर ऑल द ऑक्सीजन दैट वी आर ब्रीथिंग एवरी डे एंड दैट वी हैव बीन ब्रीथिंग सिंस वी वर चाइल्ड। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते कि छोटी छोटी चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं और कितना मैटर करती हैं। बिल्कुल अंकित। और अब जब हमने ओशंस की बात कर ही ली है, सीज एंड ओशंस की बात कर ही ली है, तो सीज एंड ओशंस पे जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। अब जैसे कि जो समर्स में आर्कटिक ओशन में जो सी आइस होती है वो पिघलती है हर साल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइज करता है। और फ्रॉम 1901 टू 2010 जो एवरेज राइज इन द सी लेवल था, जो हमारा सी लेवल ऑन एन एवरेज, वो 1901 से लेके 2010 तक सिर्फ 19 सेंटीमीटर्स था, द एवरेज राइज इन द लेवल ऑफ द सी वाटर। ओके, अब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो इसको एक्सट्रैपोलेट किया है, जब इसको आगे की तरफ लेके गए हैं और देखना चाहा है कि इस तरीके से जिस रेट से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं, फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो हम नहीं है, तो अगर ये चीज ऐसी भी चलती रही तो 2065 द ईयर 2065 तक सी लेवल का जो राइज है, सी लेवल जो है मोस्ट 25 to 30 सेंटीमीटर्स राइज कर जाएगा। एंड दैट इट मे नॉट सीम लाइक अ लॉट कि 19 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, बट दैट 11 सेंटीमीटर विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी परमानेंटली। तो ये छोटी छोटी चीजें देखने में ये नंबर्स भले छोटे लगते हो, बट ये छोटे नंबर्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि हम इमेजिन करना भी नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते। और इस चीज को अगर हम और थोड़ा सा आगे लेके जाएं, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द ईयर, जो एस्टिमेट है
कि सी लेवल वाटर कितना राइज होगा। वो एस्टिमेट है ऑलमोस्ट 45 सेंटीमीटर टू 60 मीटर, which is the double of what I just said. 2065 में it was at max 30 सेंटीमीटर एंड 2065 से 2100 years के गैप में अगर ऐसे ही चलता रहा तो it will double 30 to 60 सेंटीमीटर। समझना क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ एक ही घर है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बोला था, वी डोंट हैव अ प्लैनेट। एंड भले ही बहुत सारी खोज चल रही हैं और मुझे उम्मीद भी है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बिल्कुल खोज ली दूसरे प्लैनेट्स भी हम खोजेंगे जो हैबिटेबल होंगे। और बट मैं उम्मीद ये करता हूँ और मुझे एक बहुत ही अच्छी लगी इस चीज से, जो मैंने एक साइंटिस्ट है मिचियो काकू, मैंने उनके मुंह से एक बात सुनी थी और वो मतलब मेरे को इतनी ज्यादा टच कर गई थी वो बात मुझे आज मिचियो काकू ने ये बोला था कि इफ वी हैव द कैपेबिलिटी टू फाइंड अदर प्लैनेट्स एंड गो देयर टू लिव, then we definitely have a lot of capability to turn back the things which are going on earth right now. तो अगर हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम दूसरे के उसको टेराफॉर्म करके वहाँ उसको अर्थ जैसा बना सकते हैं रहने लायक, तो हम डेफिनेटली अर्थ को अर्थ जैसा फिर से बना सकते हैं। तो ये बात मुझे आई थी उनकी और ये मेरे हमेशा रहती है मेरे साथ ही बात। और अगर लोग इस बात को सोचेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि सच में अगर हम ऑल टुगेदर किसी दूसरे प्लैनेट को जाके उसको अर्थ जैसा बनाने का सोच सकते हैं, तो हम अपने अर्थ को पहले अर्थ जैसा बनाने का क्यों सोच सकते हैं। बिल्कुल। एंड दैट इज अ बिग थिंग। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन व्हिच आई रिमेंबर एंड इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक इट विल स्टे। तो जहाँ मैं बात कर रहा था कि सी लेवल्स राइज होने वाले हैं 2100 ईयर तक, द सी लेवल्स विल राइज बाय सेंटीमीटर एंड उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इट विल लीड टू कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस हैं दे विल फ्लडेड, वी विल हैव नो लैंड मास टू लैंड आवर फीट, वी विल हैव वाटर एवरीवेयर एंड जस्ट 6 years will lead to having no land on earth at all. So I think ये बहुत ही मेजर थ्रेट है जो हमें समझना चाहिए, जो पूरी दुनिया में हर समझना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है वो क्या एक्शंस ले रहा है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक, दैट यू डोंट अटेम्प्ट। आप वो सारे शॉट्स मिस ही कर रहे हो जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो व्हाई नॉट टू अटेम्प्ट समथिंग रादर अटेम्प्टिंग एट ऑल। तो मुझे लगता है कि हर किसी को इस अटेम्प्ट में आगे आना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप है और ये लोगों को समझना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मेरे एक के दुनिया में तो ऐसा हो रहा है। बट आप इस चीज़ को समझिए कि एक के करने से ही सब कुछ होगा। अगर जैसा आप सोच रहे हो वैसे अगर हर घर में अगर एक बंदा ही ऐसा सोचने लगे, तो सोचिए कि पूरे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो उस एक को जोड़ के आई थिंक देयर विल बी लैक्स। तो आपके एक के सोचने से बहुत फर्क पड़ता है और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल सोचना चाहिए इस बारे में। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे अपने आगे के सेगमेंट में। वो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल गिव अप कर देते हो तो हाउ व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द अर्थ ओवरऑल। यू कैन चेक दिस थिंग्स आउट कि अगर आप मीट गिव अप कर देते हो, अगर सिर्फ आप हर महीने एक सिंगल पेड़ भी लगा रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबली। यू कैन गो एंड मेजर दीज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि बिना देखे अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इन वेबसाइट्स पे जाके जब आप देखेंगे ना ये सारी चीजें, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप बिल्कुल आपका मन करेगा कि मैं बिल्कुल अब ये सारी चीजें करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरे अकेले के करने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली चेक दीज थिंग्स। इंटरनेट का ज़माना है, इतनी मॉडर्न चीज़ें हैं, हम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे, तो व्हाई नॉट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। और ये पूरे अर्थ को बेनिफिट करेगी, क्योंकि हम बोलते हैं वी ऑलवेज से दैट मदर अर्थ। तो अगर हम प्लैनेट को अपनी मदर के कॉलिंग हर मदर अर्थ, देन वी शुड आल्सो ट्रीट हर लाइक वी रियली रिस्पेक्ट हर, क्योंकि अर्थ को हमारी जरूरत नहीं है, अर्थ को उसके सर्वाइवल के नहीं है। अर्थ विल
keep spinning and revolving around the sun forever, for as long as the solar system exists. अर्थ को हमारी जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए, हमें अर्थ के लिए। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। क्या कहते हैं इनके नाम? आपको लगता है कि अर्थ को हमारी जरूरत है या हमें अर्थ की जरूरत है? नहीं, हमें तो ज़रूरत है ही, लेकिन दिमाग में ये भी रखना चाहिए कि अब हमें जिसकी ज़रूरत है वो भी तो बचा हुआ होना चाहिए। उसको बचाने के लिए अर्थ को हमारी ज़रूरत है, और ये सबको पता है। एक्चुअली एवरीवन नोज़ कि कंडीशंस क्या हैं और उनको अपने एंड से क्या छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या किन किन चीज़ों पे उनको रोक लगानी चाहिए, ये सबको पता। पर्सनली एवरीवन रियलाइज़, लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो लोग, दिस इज काइंड ऑफ इवेंट्स एंड earth.org or United Nations or any initiative that we introduce to our audience, or let's say if Astroport is doing something or doing some conservational event or an online podcast or anything, so it is all about to aware people, it is not about promoting science, it is not about teaching things, it is not about एडवांसमेंट, इट इज़ ऑल लोग खुद से रियलाइज़ करें वो चीज़ें जो उनके हक में है, वो उनको करना चाहिए था उसके लिए। बिल्कुल अंकित, और मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को करना। ये इतने छोटे छोटे we are all asking for to make little efforts, and जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार इन चीज़ों को स्टार्ट कर दोगे ना, then you will feel so, खुद से अंदर से इतना अच्छा फील होगा कि I am doing something for a greater cause, और आप खुद कभी वापस नहीं जाना चाहोगे। You will always want to do more and more once you start doing it. So हमारा ये एम है, हम बहुत दिल से ये चाहते हैं कि कुछ ही लोग करें, क्योंकि एक बार अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना ये सब चीजें जो इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबल लेवल पे, देन यू नेवर गो बैक फ्रॉम देयर। एम आई राइट अंकित? डेफिनेटली चाहे ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो अपने लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एक्शंस जो काफ़ी मायने रखते हैं। बिल्कुल। और एक लास्ट चीज मैं शेयर करना चाहूँगा, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स और डेटा की बात है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, तो एक लास्ट मैं और शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स और ऑडियंस के साथ कि बाय द ईयर 2013 एंड 2013 एंड 14 में जो इंक्रीज हो रहा था, मतलब जो जितनी भी आपने ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन की, जैसे यूएन नेशंस एनवायरनमेंट, earth.org, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब बहुत एफर्ट की दुनिया में, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट लोग करें क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब क्लाइमेट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं कि देयर शुड बी मोर इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स ना। तो जो डेटा मेरे पास है, वो ये डेटा ये कह रहा है कि 17% इंक्रीज हुआ था इन द फील्ड ऑफ मेकिंग क्लाइमेट बेटर। 17% इंक्रीज था, जो कि उसके पहले से जो फिगर थी हमारे पास, उससे 17% इंक्रीज हुआ था। इसमें इस सिस्टम का फ्लॉ क्या है? इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, और बाय द लुक्स ऑफ इट कि 17% इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, ये और ज़्यादा होना चाहिए था, बट इससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज में, और ऐसी इंडस्ट्रीज में कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, लाइक फॉसिल फ्यूल कंपनीज and people who are making electric cars, and they are not getting that much advantage जो कि उस फील्ड में आने से उनको मिलना चाहिए। उनको उतना एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनको, ना ही पूरे प्लैनेट को एज अ होल, क्योंकि दूसरे हैंड पे दूसरे तरफ इन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज में, और इनका जो इंक्रीज है विच इज मच मोर एग्रेसिव। This increase is much more aggressive than the increase in, towards the good cause, towards the cause of climate change, towards the cause of climate action. तो ये एक लास्ट छोटा सा डिटेल था जो मैं शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता चलेगी तो they will be forced to rethink. उन्हें रीथिंक करना पड़ेगा कि whatever I'm doing is having a huge impact in the world right now, and only try to reverse those impacts back. So
मुझे लगता है कि मेरे ये छोटे छोटे जो मेरे डिटेल्स फैक्ट स्टेटिस्टिक्स शेयर की, इनसे लोगों को रियलाइज हुआ होगा। और बहुत सारे लोग मुझे मतलब मैं कहना चाहता हूँ ये कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि काफ़ी सारे लोग इस प्रोग्राम के या जितने भी प्रोग्राम्स अर्थ डे पे हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनकी वजह से काफ़ी ड्रास्टिक चेंज इन स्टिल आई एम पॉजिटिव कि हमें कुछ बेटर चेंज देखने को मिलेगा फ्यूचर में, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट टू रियलाइज कि एक बार अगर ये समय आ गया कि बचा ही नहीं सकते, तो फिर तो कोई भी कुछ भी करने से कुछ नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास टाइम है, स्टिल वी हैव टाइम टू ट्राई टू रिवर्स ऑल दी, टू मेक अर्थ मोर अर्थ लाइक। तो ये मेरी छोटी सी उम्मीद है इसके। और अब मैं इसी के साथ अंकित आपसे पूछना चाहूंगा, अब हमारा जो अब हम नेक्स्ट इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि क्लाइमेट एक्शन क्या है। क्लाइमेट एक्शन क्या है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। ओके, क्लाइमेट चेंज को टैकल तो करना है, बट उसके पहले क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट में क्या क्या चेंज हुआ है पास्ट से लेके आज में, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस ये करना है कि क्या स्टेप्स हम क्या डिफाइंड स्टेप्स, क्या डिफाइंड गोल्स हमें हमारे दिमाग में होने चाहिए, जिनकी जो अगर हम अंडरटेक करते हैं, अगर हम उन चीजों को चीज करेंगे, कर सकते हैं एज ए फैमिली के लेवल से या एज अ कम्युनिटी के लेवल पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिनसे कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज पे। तो ये चीज में कि जी आप थोड़ा सा डिस्कस करें लोगों के साथ, ताकि उनको पता चले कितनी सारी चीजें हैं जो एक्चुअली में आप कर सकते हो और डेली कर सकते हो। ये भी बहुत टाइम या बहुत कुछ सेटअप करना पड़ेगा, या बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिनसे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अंकित ओके, तो पहले तो क्या कर सकते हैं उस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं लोगों को ये बता दूं कि बेसिकली क्लाइमेट एक्शन में टारगेट्स क्या क्या हैं, व्हाट वी हैव इन द टारगेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। तो मोटे मोटे में तो हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस और मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ये किसी को प्लान करना पड़ा। मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए और इंसान खुद ज़िंदा रहने के लिए दे शुड ओबे ऑल दीज ड्यूटीज़। इट इज़ अ लाइक ऑफ ड्यूटी कि अगर आप एज पे हो तो ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो टारगेट्स में मैं शुरू करना कि जो हमारा पहला टारगेट है, जो गोल नंबर 13 दैट वी आर डिस्कसिंग, क्लाइमेट एक्शन गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो सबसे पहला गोल विच इज़ टू स्ट्रेंथन resilience and adaptive capacity to climate related disasters। तो अब वीरेंद्र ने भी ये मेंशन किया था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस तो ठीक हैं, उससे जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं ये सब जो भी है, एटमॉस्फेयर, प्लैनेट, ये सारी चीज़ें तो मतलब बहुत ही अलग ही स्फेयर की चीज़ है। मतलब उस लेवल का इम्पैक्ट अगर हो रहा है तो मेरे लाइफ में फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। मैं ऑफिस जाऊंगा या स्कूल जाऊंगा या पढ़ूंगा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ या घर का काम कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, इफ़ आई एम अ हाउस वाइफ, तो मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा। लेकिन अगर वहीं बात करें कि क्लाइमेट रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हैं जो ही रहते हैं, और पिछले लास्ट डिकेड की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पिछले 5-6 दैट आई कैन रिमेंबर कि ये पिछले 5-6 साल ऐसा टाइम रहा है जबकि ये नेचुरल डिज़ास्टर में क्लाइमेटिक कंडीशंस का रोल रहा है। मतलब जो आप फ्लड्स की बात ले लो या फिर कोई भी दूसरा ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर ले लो जिसका रूट जो कॉज है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द फर्स्ट गोल कि हम वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करें। हमें इन डिज़ास्टर से बचने के लिए हमें वो सॉल्यूशंस चाहिए, हमें चाहिए। ये पहला गोल है। अच्छा, अब फिर इस गोल के
जो नेक्स्ट गोल है इसकी मैं बात करूँगा। और लेट्स सी कि ये स्क्रीन पे मेरे आ रहा है नहीं। बेसिकली आई एम यूजिंग अ इमेज स्लाइड शो। ओके। तो आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट गोल आए अभी हमारे पास। लेट्स सी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, लेट मी चेक वंस। श्योर। ओके। चेक कर लेते हैं। ओके कोई नहीं, हम स्लाइड शो वैसे ऑटोमेटिक रखते हैं, चेंज होता जाएगा तो फिर लोगों को फिर हम कर लेंगे। ओके, सो सेकेंड गोल जो है वो ये है कि इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू पॉलिसीज एंड प्लानिंग। ठीक है, तो ये दूसरी बात है जो सबसे बड़ी बात जो मैं लोगों से करना भी चाह रहा हूँ। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, ठीक है, उनकी डिस्कशंस में क्लाइमेटिक कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो प्रोटोकॉल्स बन रहे हो देश को चलाने के लिए, उसमें देयर इज़ अ मेजर रोल कि जहाँ पे लोगों को ज़िंदा भी तो रहना ज़रूरी है। और अगर ऐसे ही तबाही या फिर डिज़ास्टर्स होते रहेंगे तो इकॉनमी को बहुत नुकसान होता है। वी ऑल नो वेरी वेल। अभी रिसेंटली जो कुछ भी चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, जो करेंटली सिचुएशन है, नुकसान हो रहा है। ये भले ही हम नेचुरल डिज़ास्टर ना माने, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो चुका होता इस कोविड-19 के, इसके जगह पे अगर कोई और प्रॉब्लम आई होती है हमारे पास जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हो रहा होता, तो ना वो कंट्रोल कर पाते और उसके बाद फिर जो रेमेडीज़ होती हैं उनमें पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी इकॉनमी का वो पूरा ढह जाता है। तो हमें ऐसी पॉलिसी ज़रूर रखनी चाहिए जहाँ इससे पहले वाला जो गोल था, आप देखो कि सीक्वेंस है टारगेट्स को पड़ेगा क्लाइमेटिक कंडीशन से होने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं उसको कम कर पाएँ। अब एक्ट समथिंग एंड इफ़ आई वांट टू टेक सम एक्शन, तो हमारे पास देयर मस्ट बी सम एंड प्रिविलेजेस कि हम वो सारी चीज़ें कर पाएँ। अगर गवर्नमेंट में ने ये राइट ना दिया हो कि आप एनवायरनमेंट रिलेशन निकाल सकते हो या फिर सरकार ये कर रही है, आप ऑड इवन जो चलता है, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली दिल्ली रीजन। तो यहाँ पे ऑड इवन जो सीक्वेंस सिस्टम है ऑड इवन का, इट इज़ ऑल अडॉप्टेड बाय द पॉलिसी मेकर्स। तो दिस काइंड ऑफ स्टेप, दिस इज़ एन एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट, इस पॉलिसी मेकिंग में ये आना चाहिए। और थर्ड की बात करते हैं, टू बिल्ड नॉलेज एंड कैपेसिटी टू मीट क्लाइमेट चेंज। अब आप देखो कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? सबसे पहला स्टेप तो वो था कि हम एम्पावर हो पाएँ, डेवलप कर पाएँ। अब उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी में वो चीज़ होनी चाहिए, राइट? उसके बाद फिर अगर पॉलिसी में लेकर कैसे आएंगे भाई, जब तक हमारे पास वो चीज़ नहीं होगी एम्पावर करने के लिए और अवेयर करने के लिए, अगर कोई ऐसा प्लान नहीं है तो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और उस प्लानिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कैपेसिटी चाहिए और नॉलेज चाहिए। जब तक अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इसको लेकर लोग इम्पैक्ट समझ नहीं पाते, तब तक हम कोई चेंज ला ही नहीं सकते, बना ले कोई भी कितना भी बड़ा नेशन हो। अब उसके बाद फिर इसमें से एक टारगेट ये भी है कि यू शुड, हमने 3 टारगेट्स की बात की ना? ओके, तो अभी इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टारगेट है वो यूनाइटेड नेशंस ने अपने फ्रेमवर्क के लिए ले रखा है कि यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे जिसको लेके, जैसे कि अभी हम क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्शन को लेके ना ढेर सारे कैंपेन्स यूनाइटेड नेशंस रन करता है। तो ये सारे कैंपेन्स उन्होंने अपने प्लानिंग में रख रखे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल टारगेट्स हैं तो इसमें सब कुछ कवर्ड है। अब इसमें से अडॉप्ट करना ये हमारी चॉइस है कि हमारे लेवल पे हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट, वो ये बात करने वाला हूँ कि ऐसे मैकेनिज़्म को प्रमोट करना एक टारगेट है क्लाइमेट का, कि जिससे हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट का जो लेवल है वो बहुत जल्दी से राइज़ हो।
तो ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप करना, इसमें हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। एंड दिस कंट्रीब्यूशन अब यहाँ से शुरू हो, आपका रोल और उन सब का रोल जो कि इस प्लैनेट पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना हक मान लिया इस प्लैनेट पे रहना। तो उनका हक ये भी है कि कंट्रीब्यूट फॉर दिस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फॉर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। राइट अंकित। तो अब इन सारे, जब हमने टारगेट्स की बात की है, तो अब इसमें एक्शन लेने का जो अब नेक्स्ट आता है कि एक्शन ले कैसे, व्हाट विल बी द एक्शन। लोगों को हर बार बता रहे हैं कि भाई बहुत कुछ नहीं करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे इम्पैक्ट बन जाता है। आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, कंट्रीब्यूट करके, कोलैबोरेट करके एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हो जो इसी चीज़ के लिए एम्पावर्ड और इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही हो। तो अब मैं आने वाला हूँ बेसिकली उन छोटे छोटे एक्शंस पे जो लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है। आपको ना कोई सरकार बनानी है, यू डोंट नीड टू वैलीज, आपको ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं है, ना ही आपको कोई बहुत बड़ा सा डोनेशन देना है। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, योर डे टू डे। तो उन सब चीज़ों में हल्का हल्का चेंज लाकर, इफ़ यू आर मेकिंग और ब्रिंगिंग आउट a very distinctive change in thinking of the whole planet or at a global level, there is a change की एक एग्जांपल सेट हो गया। जैसे कि हमारे दिमाग में मलाला, ग्रेटा थनबर्ग, और अगर बात करें हम दूसरे किसी एक्टिविस्ट की, नोबेल एक्टिविस्ट की, कैलाश सत्यार्थी, तो ये सारे नाम हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि दे हैव सेट एन एग्जाम्पल कि इस फील्ड में कुछ ऐसा कर सकते हैं लोग अकेले भी। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो चीज़ है वो, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, यू डोंट हैव टू बी रिसोर्स रिच। वो थॉट होना चाहिए, यू नीड टू हैव अ विजन, यू नीड टू हैव क्लियर थॉट कि आपका पर्पस क्या है। तो आई विल स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला तो हम स्टार्ट करेंगे अपने रिसाइकल, रीयूज़ और जो 3 R's हैं, रिफ्यूज। तो इन आर डे टू डे लाइफ जितनी भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, अभी रिसेंटली बहुत हर एक स्टेट, हर एक पे प्लास्टिक started to look out for alternatives for paper bags and different kind of initiatives, और इसको प्रमोट करने के लिए भी लोगों ने अपने अपने लेवल पे कोशिश की। तो उसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो एंटी एनवायरनमेंट हो, इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस रख रहे हैं तो इसको रिफ्यूज़ करना। और तीसरी चीज़ रीयूज़ करना, जो क्या कह सकते हैं, देयर इज़ अ कल्चर जो हम फॉलो करते हैं कि आपको वो क्लास मेंटेन करना है। यू नीड टू मेंटेन अ क्लास, जहाँ पे आपको क्लासी होना चाहिए, टू लुक रिच, योर व्हाट से योर डे टू डे प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हो, आपके एवरीथिंग दैट यू डू रिफ्लेक्ट समथिंग। मीन्स इन टुडेज़ वर्ल्ड आजकल ये नहीं रह गया कि अगर आप पूरा कर रहे हो तो लोग उसके पीछे आपका इंटेंशन समझेंगे। तो इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ कि हम जो शो ऑफ हमारे पास बेसिकली जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, इंडियन जुगाड़ होता है, इंडियन लैंग्वेज में इसको जुगाड़ कहते हैं, कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एवरीवन मेक जोक ऑफ इट। सारे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि भाई यार ये मतलब पैसे कम है, तो ये सारे ताने वाने मिल रहे होते हैं। तो इन सबको साइड रख के अगर हमारा पर्पस ये हो कि भाई अगर हम रीयूज़ कर रहे हैं, अगर हम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोच हो, जहाँ पे हमें बचपन से ही ये सिखाया होगा हमारे घर में कि भाई बारिश का पानी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, या फिर उसको पौधों में डाल लो, तो बारिश का पानी यूज़ हो सकता है। उसके लिए आपको नल का या आरओ का पानी बर्बाद करने या ग्राउंड वाटर आपको उसके लिए ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो हम पुराना पेन यूज़ कर रहे हो, हम चाहे पुरानी वाटर बॉटल्स यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ कर एक्चुअली एक तो एक्सपीरियंस अपना मैं भी शेयर करूँगा कि राइट नाउ आई एम ऑल्सो री यूजिंग सो मेनी थिंग्स, क्योंकि अभी इतना टाइम है लोगों के पास कि लोग एक्चुअली नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं और इन सब चीज़ों के लिए टाइम दे सकते हैं। क्योंकि अभी से पहले की लाइफस्टाइल में वो रूटीन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। लोग अपने काम करते हैं, फिर अपना पर्सनल टाइम निकालते हैं,
उस बीच में कहीं ना कहीं वो गैप छूट भी कारण हम एक्चुअली अभी लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि आप ये नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, आपसे ये मिस हो जा रहा है, सोसाइटी में आप इस तरह से कोलैबोरेट क्यों नहीं करते। तो उसके पीछे उनका डेली रूटीन भी है जो शायद अभी सुधरा होगा। तो इस वक्त कम से कम शुरुआत हो जाएगी, लोग अगर इनिशिएट कर देंगे तो की आदतों में आ जाएगी ये चीज़ें। तो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं अभी खुद जो प्लास्टिक की जितनी भी बॉटल्स मैंने पीने के लिए भी ख़रीद रखी थी, क्योंकि पानी तो मैंने जितने भी ये मिनरल वाटर की बॉटल्स ख़रीदी थी ना, तो क्यों ना हम उसको कम करें। क्योंकि अगर आज मैं वो 5 बॉटल्स अगर फेंक देता तो वो कहीं ना कहीं वो एडअप हो जाता। अगर 2 लाख बॉटल्स पहले से सड़ रही हैं तो मेरे 5 बॉटल्स एडअप ही होने वाले हैं। तो हो सकता है वो 10 दिन के बाद होंगे या 15 दिन के बाद होंगे, हो सकता है मैं वो 3-4 महीने के बाद करूं। तो अगर लोग लेंगे तो एक गैप मिलेगा ताकि नेचर उसमें ना रिकवर कर पाए। जो हम प्रकृति, हमारा जो लाइव स्ट्रीम का नाम हमने दे रखा है, उस प्रकृति को एक टाइम चाहिए वो सब कुछ रीगेन करने के लिए जो हमने कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट कर दिया है, हमने कहीं ना कहीं बर्बाद किया है, हमने कहीं दिया है। तो रीयूज़, रिसाइकल हो गया, रिफ्यूज़ हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं कि रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ में हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम हर वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट करें दैट कैन बी दैट कैन बी रीयूज्ड। तो जैसे अगर हम मान लें कि पेपर कप्स अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पेपर कप से ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम यूटिलाइजेशन तो सेम नहीं होगा लेकिन रीयूज़ ज़रूर कर सकते हैं। भले ही हम पेपर कप चाहे वो पीने के लिए इस्तेमाल ना कर पाएँ लेकिन किसी और चीज़ में यूज़ करेंगे तो उससे कार्बन एमिशन कितना बढ़ेगा। आप सबको पता है कि आज की डेट में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी बोट यूज़ डेली। तो जब भी ऐसा लगे कि नहीं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते, उसका अल्टरनेटिव हम ज़रूर देखें, हम पर्सनल व्हीकल्स का। फिर उसके बाद बाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें से कुछ जनरली तो बेसिकली हमें स्कूल में सिखाया गया कि कैटेगरीज 2 हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मेजॉरिटी जो अभी के टाइम में जो हम सर्विसेज यूज़ करें या फिर कोई प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें मेजॉरिटी जो है वो इन्वॉल्व नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा। तो हम उसको कट डाउन करके कहीं ना कहीं एक ऐसे अल्टरनेटिव पे स्विच कर जाएं जहाँ पे डबल चीज़ें या फिर कुछ और अगर इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं तो उन पे सोचना चाहिए हमें। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो एनीवन इंट्रोड्यूस द आइडिया और इम्प्लीमेंट एनी न्यू इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में। तो अगर हमारे पास वो नहीं है या फिर आपको लगता है कि यू कैन पुट द एफर्ट और सकती है तो बिल्कुल करना चाहिए सबको अपने एंड से। उसके बाद कंपोस्टिंग इज़ अ वेरी यूनिक एंड वेरी कॉमन थिंग जो कि इंडियन हाउसेज में तो होती ही थी पहले से, अभी पता नहीं है या नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर देख रखा है कि जो खाना बच जाता है, एक्चुअली वी आर एट आवर एस्ट्रोपोर्ट साइट्स, हमारी साइट पे क्या है कि वी एक्चुअली डिकम्पोज रेस्ट ऑफ द फूड और लेफ्ट ओवर फूड and decompose it in a pit so that we can actually create compost, organic compost, using what we call it using the earthworm. This is called vermicompost technique. So basic simple composting technique for your lawn or for your terrace garden. So you can actually decompose your organic waste like leftover और फल फेंक सकते हो, मतलब बेसिकली कुछ भी जो आपको लगे कि ऑर्गेनिक है। एंड एवरी ऑर्गेनिक थिंग इज़ हैविंग कार्बन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सब ने अपनी चॉइस की। अगर आप मीट कंजम्पशन कम करते हो, क्योंकि हर एक एक्शन कहीं ना कहीं हम जो हर दिन कर रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन एमिशन में। तो अभी जब इफ़ वी विल टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग आवर प्रिंट्स तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो नॉन वेज की बात है या फिर मीट कंजम्पशन की बात है तो वहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन, तो अगर मुझे कोई ऐसा ताना दे रहा होता है तो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को इम्पैक्ट कर रहा है या फिर हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस केस में वी विल एक्चुअली डिस्कस जब हम वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो आप देखोगे कि डायरेक्टली
बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके प्रोक्योरमेंट में या फिर आपके प्लेट तक आने में। कहीं ना कहीं ये कार्बन फुटप्रिंट देता है। इतने ज़्यादा मेजॉरिटी में नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो हमें इसको मील में कम से कम कस्टमाइज़ कर देना चाहिए और एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे अगर हम एक दिन का भी अगर ये सोचें कि नहीं, वी विल ओनली हैव अ सिंगल डे इन अ वीक की जब हम मीट कंज्यूम कर रहे होंगे। फिर उस अगर आप अपने कार्बन एमिशंस को कैलकुलेट करो तो ये भी आपके एक्शन में होना चाहिए, रेगुलर एक्शन में, कि आप हर 2 महीने या 6 महीने अपने जो रूटीन फॉलो किया था, लास्ट जो आपने देख रखा था, अभी जो हमने एक्शंस डिस्कस किए हैं, इन सब के बाद आपका कार्बन फुटप्रिंट का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो उससे एडवर्स इफेक्ट यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट एंड एनालाइज द इफेक्ट कि आपने जो पहले चीज़ें कर रखी थी और फिर आज 22 जो चीज़ें फॉलो करोगे उससे कितना डिफरेंस आया है कार्बन फुटप्रिंट में और आपके पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट में पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद रिड्यूस योर यूज़ ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो नेसेसरी स्टेप कि आप पेपर का यूज़ बहुत ही कम कर दें। और अभी तो एक्चुअली ज़माना भी डिजिटाइजेशन का है, सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, हम डिजिटल एरा में आ चुके हैं। और लेकिन यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू की कर रहे होते हैं जहाँ पे पेपर इज़ इन्वॉल्व। फिर बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है कि क्यों नहीं ये प्रमोट करना चाहिए। एंड लास्ट कि अब हम जब एक्शंस की बात कर रहे थे तो इस एक्शन में आपका एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि यू नीड टू स्टे अपडेटेड कि जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं ये तभी पॉसिबल है आप कर पाओगे, या फिर आपको इसमें कैसा चेंज लाना होगा कल को चल के अगर सिचुएशंस और वर्स्ट हो, हाउ विल यू गेट टू नो कि ये सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा, अवेयर रहना होगा। तो ये भी आपके एक उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। चीज़ें थी जो आप कर सकते हो क्लाइमेट एक्शंस को प्रमोट करने के लिए और जिससे कि कहीं ना आप अब जब हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, तो वीरेंद्र इसमें से तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने ऐसी बोल दी हो जहाँ पे कि लोग तो ये कर ही नहीं पाएंगे, इसके लिए बहुत अमीर होना, इसके लिए आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल होना बहुत ज़रूरी है, यू नीड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, यू नीड टू बी समवन जिसके पास ये बहुत सारी पावर्स हों, इसमें से ऐसा कुछ भी था वीरेंद्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजीली अडेप्टेबल हैं। बस आपके पास विल होनी चाहिए और थोड़ा सा आपके पास केयर होनी चाहिए। यू शुड केयर फॉर द प्लैनेट दैट यू आर लिविंग ऑन एंड इट्स वेरी इजी टू अडेप्ट दीज थिंग्स। एंड इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अपने पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं पास्ट में, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट इट्स नॉट hard at all. It's very easy. You just have to start once and be able to go back. You feel so good. Goodwill factor जो है ना कि आपको खुद से अंदर से इतना अच्छा फील होगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ अपने देश के लिए भी and for the world also. But there is no going back once you start doing these things. So it's really easy. And Ankit, as you said,